नमस्कार डियर स्टूडेंट्स और मैथ्स एकेडमी 99 जो मेरा यूट्यूब चैनल है आपको साइंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स की तैयारी कराने के लिए, उसमें आपका स्वागत है। और ये चैनल डेडिकेटेड है आपको स्टेट सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स और मेंस में GS3 साइंस टेक्नोलॉजी का पेपर प्लस सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स। तो इसमें साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एवरीथिंग रिलेटेड विद द पेपर 3 इसकी तैयारी कराने के लिए, और इसकी तैयारी हम कर रहे हैं MCQs के माध्यम से। 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है। आज हम 25 क्वेश्चंस करेंगे, 25 MCQ करेंगे मैकेनिक्स पर। ओके। और मैं जो बार बार बोलता हूँ कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मास्टर करना चाहिए, उसमें परफेक्शन लाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही एक पेपर ऐसा है, अगर हम मेंस की बात करें, GS3 की बात हम करें, जो आपको 300 में 225 के आसपास दिलाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। और जब आपको इतने नंबर अगर मिल जाते हैं एक पेपर में, मेंस में, तो आपका सिलेक्शन लगभग क्या, इट इज़ ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाता है। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर भी अपने मैसेजेस मुझे दे सकते हैं, या जो हम वीडियो पे अभी हम बात कर रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये कुल मिला के 61st क्वेश्चन है पूरे कोर्स का। आज तीसरा दिन है, जैसा मैंने शुरू में बोला। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, कॉस्मोग्राफ, पेरिस्कोप। ऑब्वियसली सिस्मोग्राफ। सिंपल क्वेश्चन था, यूपी का सवाल है 2014 का। अब ये भी बहुत सरल है, मध्य प्रदेश का सवाल है 95 का। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? दिल की धड़कन, हार्ट बीट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब, अर्थक्वेक, या इनमें से कोई नहीं? ऑब्वियसली अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैच द करेक्ट कोड। हिंदी इधर लिखी हुई है। फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑल्टीमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, हाइट, डेप्थ ऑफ सी। ये बहुत सरल सवाल है। देखिए, फैदम का मतलब ही होता है गहराई। सो दिस फेदोमीटर इज डेप्थ ऑफ सी, सो A is 4. Okay. Then barometer, obviously atmospheric pressure, so B is 1. Okay. Then C is 2, obviously. हाइग्रोमीटर कल भी बात हुई थी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। और ऑल्टीमीटर ऑल्टीट्यूड से बना है, तो ऑल्टीट्यूड माने ऊंचाई, तो हाइट। ओके, सो ऑब्वियसली B इज द आंसर। ओके। अब ये MP का सवाल है 2015 का, और ये वाला सवाल था छत्तीसगढ़ 2003 का। तो 2015 में MP में पूछा गया है कि फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भूकंप, बारिश, डेप्थ ऑफ सी, या ध्वनि की तीव्रता? ऑब्वियसली समुद्र की गहराई। ओके। चलिए, अब थोड़ा सा मुझे आपको आज कुछ थ्योरी पढ़ानी है। तो आज मैं आपसे थोड़ा यूनिट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये ऑब्वियसली मेंस में तो है ही है, पेपर GS3 में, लेकिन प्रीलिम्स में भी हम तमाम क्वेश्चन करके देख चुके हैं पिछली 2 क्लासेस में। तो यूनिट्स की अगर बात करें तो पहले तो आप ये समझिए कि यूनिट होती क्या है। व्हाट इज ए यूनिट? तो यूनिट का अर्थ है कि किसी मात्रा का मानक माप, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ए क्वांटिटी। जैसे समय के लिए सेकंड, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। ओके। अब ये जो इकाइयां हैं यूनिट्स, ये 2 तरह की होती हैं, मूल इकाइयां और व्युत्पन्न। इंग्लिश में बोलें तो फंडामेंटल या बेस यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि इकाइयों की और मापन की प्रणालियां क्या क्या हैं। तो हमारे पास सबसे पहले, जब तक हमारे पास SI यूनिट नहीं आई थी, जिसको मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, तो जब तक हमारे पास ये कहना चाहिए कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं आया था, तब तक हमारे पास 3 प्रणालियाँ थीं। एक तो MKS प्रणाली थी, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर लंबाई के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकेंड। दूसरी प्रणाली थी CGS, जिसका बीच में कई बार बात हुई है पिछली 2 क्लासेस में। लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकंड। और एक तीसरी प्रणाली और थी, जो थी लंबाई के लिए फुट,
द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। अब 3 प्रणालियां होने से और जैसे जैसे आगे साइंस में तरक्की शुरू हुई और नया नया टेक्नोलॉजी इनोवेशंस सामने आने शुरू हुए, तो एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और फिर 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई स्कीम लाई गई जिसको बोला गया एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला गया, और इसको फ्रेंच भाषा में सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स बोलते हैं और इसको शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। तो अब दुनिया भर में जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब एसआई बेस्ड हैं। तो अब एसआई बेस्ड हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ भी। और इसके अलावा जितनी भी यूनिट्स हैं वो सब डिराइव्ड या व्युत्पन्न यूनिट्स हैं। ओके, तो बेस यूनिट्स कौन कौन सी हैं? ये हमारे सामने बेस यूनिट्स हैं। लंबाई मीटर, प्रतीक छोटा m, ये सब एसआई में है। अब जो नया सिस्टम बन गया है एसआई में, ऑब्वियसली लगभग सभी कुछ वो एम के सिस्टम से लिया गया है। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है। ओके, समय के लिए सेकंड, एस से द्योत करते हैं इसको। विद्युत धारा के लिए एम्पियर है, कैपिटल ए से लिखते हैं, याद रखिए। टेम्परेचर के लिए केल्विन है, कैपिटल के से लिखते हैं, याद रखिए। टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट या सेल्सियस एसआई यूनिट नहीं है। किसी भी पदार्थ की मात्रा के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल शब्द इस्तेमाल होता है, जिसकी यूनिट MOLE है, लेकिन इसका जो प्रतीक है वो MOL है। यूनिट MOLE मोल है, प्रतीक MOL है। ओके, इसको अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस करेंगे। और ज्योति की तीव्रता के लिए यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम कैंडेला का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे सामने ये 7 यूनिट्स जो हैं ये बेस यूनिट्स हैं। अब इनसे जो दूसरी यूनिट्स कैसे बनती हैं और जो नई यूनिट्स बनती हैं उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे गति के लिए हमारी जो यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें मीटर का इस्तेमाल हो रहा है और सेकंड का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 2 बेस यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको हम डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न यूनिट बोलेंगे। और इसका प्रतीक ऑब्वियसली ये है। अच्छा, एसआई यूनिट्स में एक चीज़ और भी है कि जनरली स्लैश को पहले मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिखते थे, स्लैश को ख़त्म कर दिया गया है और इसकी जगह ये ले ली है रेज़ टू पावर -1। अब एक्सेलरेशन की बात करें त्वरण की, तो इसकी जो यूनिट है डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि मीटर बेस यूनिट है, सेकंड बेस यूनिट है। इन दोनों से जो यूनिट बनी है वो है मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ऑब्वियसली इसका जो प्रतीक है वो ms⁻²। फोर्स, बल, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। किलोग्राम का इस्तेमाल हुआ, मीटर का इस्तेमाल हुआ, सेकंड का इस्तेमाल हुआ, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन भी बोलते हैं। इसका सिंबल n है। तो ये सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो एम्पियर सेकंड इसका मात्रक है। ऑब्वियसली एम्पियर जो है वो बेस यूनिट है। आप ये देखिए कि धारा की जो बेस यूनिट है वो एम्पियर है, ओके, विद्युत धारा की। और सेकंड फिर से बेस यूनिट है, लेकिन इसको हम कूलम भी बोलते हैं, इसलिए इसका मात्रक है C। तो मेरे ख्याल से आपको बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में फ़र्क समझ में आ गया होगा, लेकिन जो 7 बेस यूनिट्स हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं कोर्स में, और अब थोड़ा सा और बात करते हैं। मैं आपको इसमें आगे MCQs लेने से पहले एक स्लाइड में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का फ़र्क बता देता हूं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स में आते रहते हैं। तो कोई भी ऐसी यूनिट या कोई भी ऐसी मात्रा जो सिर्फ और सिर्फ एक परिमाण द्वारा वर्णित होती है, किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ओके, लंबाई 6 मीटर, तो सिर्फ एक ही परिमाण है, जो मैंने अभी आपको 2 उदाहरण लिए, तो उसको हम स्केलर बोलते हैं, या इंग्लिश में, हिंदी में अदिश, जिसकी दिशा ना हो, अदिश। लेकिन ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी ली जाती है उसको हम सदिश बोलते हैं, अर्थात दिशा के साथ, वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। अदिश राशियों को उदाहरण लेता हूं जिसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। लंबाई, अभी मैंने आपको बोला था, समय, दूरी, क्षेत्रफल, गति वेग से अलग है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूरी जो है वो विस्थापन से अलग है। तापमान, टेम्परेचर, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, कार्य,
ये सब जो हैं ये अदिश राशियां हैं। मतलब इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अगर हम इन क्वांटिटीज़ को देखें, विस्थापन में दिशा का महत्व है। कैसे है, मैं अभी आपको कुछ स्लाइड बाद समझाऊंगा। वेग गति से डिफरेंट है, भिन्न है। विस्थापन दूरी से भिन्न है। तो वेग में दिशा की आवश्यकता है। कैसे है, अभी कुछ स्लाइड बाद बात करेंगे। त्वरण सदिश राशि है। भार, देखिए द्रव्यमान अदिश राशि है, लेकिन ये जो भार है ये सदिश राशि है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एक्चुअली मोमेंटम की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये है संवेग। ओके, मोमेंटम की स्पेलिंग नहीं, सॉरी, मोमेंटम की हिंदी गलत कर दी है सिस्टम ने। सो इट इज संवेग सदिश राशि है। और इस पर अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो विस्थापन सदिश है, अभी मैंने आपको बताया। वेग सदिश है, बल सदिश है, लेकिन आयतन, किसी वस्तु का आयतन में दिशा का कोई महत्व नहीं है। वो वस्तु आप पूरब में रखें, पश्चिम में रखें, उत्तर में रखें, दक्षिण में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम वस्तु का वही रहेगा जो किसी भी दिशा में है ना। तो वॉल्यूम, ये जो आयतन है ये अदिश राशि है, तो डी इज द आंसर। ओके, निम्नलिखित मात्राओं को अदिश या सदिश के रूप में पहचानें। किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मैंने अभी आपको पहले बताया। द्रव्यमान और भार का जब मैं आपको फर्क बता रहा था तो मैंने कहा था कि द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन भार सदिश राशि है। तो यहाँ द्रव्यमान की बात हो रही है तो ये अदिश राशि है। ओके, अच्छा, यहाँ हिंदी होनी रह गई है। वेक्टर मतलब सदिश, स्केलर मतलब अदिश, और वेक्टर मतलब सदिश। तो चूंकि पहला जो द्रव्यमान है, पहली वस्तु, वो द्रव्यमान मतलब अदिश राशि है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे। एक पेड़ पर पत्तियों की संख्या, दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो ये भी अदिश है। हवा का वेग शब्द आ रहा है, सदिश है। तो इसका आंसर है सी, स्केलर वेक्टर। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा है? समय अदिश मात्रा है, गति अदिश मात्रा है, दूरी अदिश मात्रा है, लेकिन विस्थापन सदिश मात्रा है। मैंने आपको भी बोला है कि मैं आपको दूरी और विस्थापन में और गति और वेग में अभी मैं फर्क बताने जा रहा हूं आपको, बस इसके बाद। ओके, सो इसका आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश मात्रा है? सो बल एक सदिश मात्रा है, फोर्स। वेग एक सदिश मात्रा है, गति अदिश मात्रा है, वेग। त्वरण एक सदिश मात्रा है, लेकिन ये जो प्रेशर है ये एक अदिश मात्रा है। सो बी इज द आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा है? सिविल सर्विसेज से सवाल है 97 का। संवेग सदिश मात्रा है, शुरू की स्लाइड में बताया है। प्रेशर अदिश मात्रा है। ऊर्जा और कार्य सेम होते हैं। किसी भी आदमी की बात करें, किसी भी आदमी में जितनी ऊर्जा है वो उतना ही काम करेगा, तो ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं। समझाऊंगा बाद में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे वर्क एंड एनर्जी। लेकिन ऊर्जा और कार्य सेम चीजें, तो ये दोनों अदिश हैं। तो आंसर है इसका मोमेंटम या संवेग। ओके, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ 2-3 स्लाइड्स में टेक्स्ट है, थ्योरी है। सबसे पहले मैं आपको दूरी और विस्थापन और फिर गति और वेग में अंतर समझाता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है तो इस बदलाव की दर को गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वस्तु यहाँ थी लेकिन समय के सापेक्ष 5 सेकेंड बाद ये यहाँ आ गई, तो अब 5 सेकेंड बाद इसकी स्थिति में बदलाव की क्या दर थी पर यूनिट टाइम, कितना ये अपनी स्थिति में ये बदलाव लाई, इसको हम बोलते हैं गति। सिंपल। तो ये हम सबको मालूम है कि औसत गति बराबर, चाल भी कहते हैं इसको, बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके,
ऑब्वियसली इसका मात्रक मीटर अपॉन सेकेंड अर्थात ms⁻1 है, लेकिन अगर ज़्यादा दूरियां हों, उसमें ज़्यादा समय लग रहा हो, से हम बात करें ट्रेन की, तो हम किलोमीटर पर आवर का भी बात करते हैं ना। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये SI यूनिट में डिराइव्ड यूनिट है। SI सिस्टम में, SI प्रणाली में ये डिराइव्ड यूनिट है, लेकिन किलोमीटर पर आवर इज ए नॉन SI यूनिट। ठीक, ये आपको ये जनरली ये सवाल पूछे जाते रहते हैं कि अगर कोई वस्तु समान गति या समान चाल से चल रही है, 7 बजे चली, आधा घंटे में 25 किलोमीटर चली, 10 से 35, फिर अगले आधा घंटे में फिर से 25 किलोमीटर चली, फिर अगले आधा घंटे में फिर से 25 किलोमीटर, एंड सो ऑन, तो ऑब्वियसली ये जो वस्तु है ये समान गति में चल रही है। जब कोई वस्तु समान गति में चलती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो टाइम है, समय को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और ये जो दूरियां हैं इसको हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो जब कोई वस्तु समान गति से चल रही होती है तो उसका जो ग्राफ है एक सीधी रेखा बनता है, सीधी लेकिन ऑब्लिक, तिरछी, मतलब ऐसी नहीं, नॉट लाइक दिस। ओके, और ये भी ध्यान रखिए कि सपोज दो वस्तुएं हैं जो इसमें से एक की गति का ग्राफ ये है और दूसरी का ग्राफ और समथिंग लाइक दिस है, ये भी सीधी रेखा है, ये भी समान गति में चल रही है, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस वस्तु का ग्राफ का जो एंगल है जितना ज़्यादा होता जाएगा उस वस्तु की गति उतनी ही ज़्यादा होगी समान। अर्थात इस वाली वस्तु की जिसका ये ग्राफ है, अगर मैं इसको B लिखूं, इसको मैं A लिखूं, तो गति B की गति ज़्यादा है A की गति के। अब मैं एक लाइन और खींच देता हूं, सपोज किसी वस्तु का ये ग्राफ है तो इस बार एंगल ये है, तो ऑब्वियसली अगर मैं C की बात करूं तो C की गति और अधिक है, B से भी ज़्यादा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपको याद रखनी चाहिए। अगर वस्तु असमान गति से चल रही है, पहले आधा घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी, अगले आधा घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी, अगले आधा घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी, अगले आधा घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी, अगले आधा घंटे में 30, यानी कि असमान गति से चल रही है। जब वस्तु असमान गति से चलती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका जिगजैग बनता है। ये देखिए, ये जिगजैग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मुझे बतानी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको GS1 के लिए ज़रूर इसे ध्यान रखना चाहिए कि 10 बजे गाड़ी की पोजीशन 180 किलोमीटर थी, मतलब ये जहाँ से चली थी वहाँ से 180 किलोमीटर आ चुकी थी, लेकिन ये 10:30 पर भी यहीं थी। इसका मतलब ये वाहन रुका हुआ था। जब कोई वाहन रुका हुआ होता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। जब कोई वाहन रुका होता है, कंडीशन एक है कि एक्स एक्सिस को आपने टाइम लिया हो और वाई एक्सिस को आपने डिस्टेंस लिया हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अब एक बस को 320 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। बस की मीटर प्रति सेकंड में औसत गति क्या है? तो बहुत सिंपल है, तो एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस इज 320 एंड इट इज 8, सो इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 40 और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो वर्चुअली दिस इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ओके, अब इसमें ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए। ओके, और ये हो गया 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 10, करेक्ट। सो इट इज 100/9। ओके, सो 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं वेग की। वेग एक सदिश राशि है, तो आपको ध्यान होगा कि जब मैं गति की बात कर रहा था, स्पीड की बात कर रहा था, तो स्पीड का जो फॉर्मूला था वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम।
लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं पहले आपको डिस्प्लेसमेंट समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए एक वस्तु यहाँ से चलती है, यहाँ तक आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, तो कुल मिलाकर ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओके, अब ये वस्तु वापस लौटती है और ये यहाँ आ जाती है। तो इस वस्तु ने कुल कितनी दूरी चली, इस वस्तु ने दूरी चली 60 और 25 ये है ना। तो इसने जो दूरी चली वो चली 85 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जहाँ से वस्तु चली थी ओरिजिनल पोजीशन से इसकी जो वर्तमान पोजीशन है वहाँ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है 35, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये 35 है, अर्थात इसका जो विस्थापन है वो 35 किलोमीटर है। अब सवाल है कि इसमें डायरेक्शन कहाँ से आती है, दिशा कहाँ से आती है। विस्थापन तो आपको समझ में आ गया कि न्यूनतम दूरी उसकी इनिशियल पोजीशन से, प्रारंभिक स्थिति से, न्यूनतम पोजीशन जहाँ पर भी वो है। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ से आती है, डायरेक्शन देखिए ऐसे आती है कि ये पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो इसका AD डिस्टेंस, इसका जो टोटल डिस्टेंस था वो था AD, और यही इसका डिस्प्लेसमेंट था क्योंकि डायरेक्शन सेम थी। लेकिन जब ये C पर आ गई तो एक्चुअली AC, दूरी निकाल रहा हूँ पहले, तो दूरी बराबर AD प्लस DC है ना, और AD 60 और ये 25 अर्थात 85। लेकिन अब हम विस्थापन निकालते हैं। AD एस सच पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये जो इधर आई, ये जो DC है एक्चुअली ये -25 है। क्यों है, क्योंकि पहले डायरेक्शन ये थी, अब ये वस्तु इधर चल रही है, तो अब ये माइनस में लिखी जाएगी। गॉट इट, गॉट इट। मैं एक और उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। हम एक सर्किल लेते हैं, ये वस्तु यहाँ से यहाँ चलती है। ऑब्वियसली जो दूरी चली इसने यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो दूरी CB हुई ये हुई 2πr। चूँकि पूरा जो सरकमफेरेंस है 2πr होता है, पूरा परिधि, तो इसको 2 से भाग कर दीजिए क्योंकि आधी परिधि है, तो इसने जो दूरी चली वो πr हुई। ये तो हुई दूरी। लेकिन विस्थापन हुआ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये विस्थापन हुआ। तो अब आप इसको देखें तो इसका विस्थापन आपको मिलेगा πr नहीं 2r, मतलब डायामीटर, मतलब व्यास। ओके, तो विस्थापन इसका 2r है और जो दूरी है इसकी वो πr है। πr निश्चित रूप से बड़ी है क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो एक्चुअली ये जो है ये 3.14r है, ये 2r है। तो विस्थापन दूरी के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। बराबर कब होगा, बराबर तब होगा जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो। जैसे यहाँ से आपने A से लेके D तक जो दूरी थी वही विस्थापन था। तो इसको GS1 प्रीलिम्स के लिए ज़रूर याद रखिए कि विस्थापन या तो छोटा होगा या बराबर होगा दूरी के। इसको आपको हर हालत में याद रखना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा, इसको और आगे बढ़ाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अब ये वस्तु यहाँ से चल के फिर से यहीं आ गई, इसी जगह अपनी पोजीशन पर। तो इसने जो दूरी चली वो चली 2πr, चूँकि सरकमफेरेंस 2πr होती है, तो इसने जो दूरी चली वो 2πr चली। लेकिन ये अपनी सेम पोजीशन पर आ गई, इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका विस्थापन है वो 0 है। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, 0। इसको ऐसे आप ऐसे भी समझें कि जब ये ऐसे चल रही थी तो इसका विस्थापन यहाँ, ये इसका विस्थापन जो था 2r था, ये वाला, ये विस्थापन था इसका जब ये ऐसे चली। ओके, लेकिन जब ये ऐसे चली तो इसका विस्थापन ये माइनस में 2r हो गया ऊपर की ओर, क्योंकि जब ये ऐसे चल रही थी तब इस तरह से विस्थापित हो रही थी, यहाँ पर ये विस्थापन था। लेकिन जब ये यहाँ से आगे चली तो दूरी तो ये चली, लेकिन विस्थापन इसका इस डायरेक्शन में हुआ। ओके, अर्थात 2r माइनस 2r, डायरेक्शन चेंज हो गई तो अब 2r माइनस में लगेगा इधर के लिए, तो इट इज़ 0। अदरवाइज चूँकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बराबर है, वही है, सेम है, यही इनिशियल पोजीशन है, यही फाइनल पोजीशन है, इसलिए इसका विस्थापन 0 है। और यहाँ से अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई वस्तु यहाँ से ऐसे आती है, ऐसे, तो ये तो दूरी हुई लेकिन विस्थापन ये हुआ। मेरे ख्याल से अब चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेग में, कि हम दूरी की जगह विस्थापन कर देते हैं। तो अगर हम इसी की उदाहरण की बात करें तो ये देखिए कि ये अगर वस्तु यहाँ से चल के और यहाँ तक आ गई तो, और सपोज इसने t टाइम लिया,
तो इसकी जो स्पीड हुई वो तो हुई 2 पाई आर, चूंकि इसने 2 पाई आर चला तो इसकी स्पीड तो हुई 2 पाई आर अपॉन टी मीटर पर सेकेंड, सपोज इसको टी सेकेंड लगे, लेकिन विस्थापन इसका शून्य है, तो इसका जो वेग हुआ वो शून्य हुआ, क्योंकि विस्थापन अपॉन समय, लेकिन विस्थापन शून्य है तो इसका वेग हुआ शून्य। ओके, चलिए मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा चीज़, अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ समझ लेते हैं संवेग के बारे में, कि संवेग क्या होता है या मोमेंटम क्या होता है। देखिए, क्रिकेट की बॉल का उदाहरण लेते हैं और एक टेनिस की बॉल का उदाहरण, बल्कि टेबल टेनिस की बॉल का उदाहरण लेते हैं। ओके, तो क्रिकेट की बॉल बॉलर छोड़े या बैट्समैन हिट करे, अगर वो किसी के लग जाए तो ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट मतलब उसका प्रभाव, एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है उसका, वो चोट भी मार सकती है ना, उसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम टेनिस की बॉल की बात करें तो उसका इम्पैक्ट, भले ही चाहे उसकी गति उतनी हो, उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता। और अगर हम टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस की बॉल का इम्पैक्ट तो लगभग बहुत ही कम रहता है, भले ही स्पीड ज़्यादा हो उसकी। ओके, तो जो वस्तु, कोई भी वस्तु, लेकिन कौन सी वस्तु जो मूविंग है, जो गतिमान है, रुकी भी नहीं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट, जो उसका टकराने पर जो इम्पैक्ट हो रहा है, वो वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास और उसके वेग यानी कि वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा बेसिक चीज समझनी जरूरी है। ओके, अब ये जो मास और वेलोसिटी का जो इम्पैक्ट है, कंबाइंड इम्पैक्ट, इसको हम संवेग बोलते हैं। P बराबर mv कहलाता है ये, मास इंटू वेलोसिटी, मास गुणा द्रव्यमान गुणा वेग। ओके, और दिस इज कॉल्ड संवेग, और इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया जब हम लोग अदिश और सदिश वेक्टर कर रहे थे, कि इसमें परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन भी होती है, और इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। बॉल इधर जा रही है तो ये वेग की दिशा है, तो यही दिशा जो है वो संवेग की दिशा है। ओके, अब संवेग का जो एसआई मात्रक है वो ऑब्वियसली mv होने के कारण किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, सिंपल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि यहां से हमको ये मालूम चल गया कि P बराबर mv। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे संवेग के बारे में, और जो तीनों लॉज हैं ये बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का। बाकी सारे लॉज के बारे में हम बाद में थोड़ा बात करेंगे। सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट की बॉल का इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि क्रिकेट की बॉल का टेनिस बॉल की तुलना में, भले ही दोनों की वेलोसिटी समान है, लेकिन क्रिकेट की बॉल का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो निश्चित रूप से ज़्यादा है। ओके, किसी वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से किस भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो वस्तु का संवेग P बराबर mv अनुपात वेग, तो v से v कट गया तो ऑब्वियसली मास, द्रव्यमान। सिंपल। तो P बराबर mv अभी आपने पिछली स्लाइड पर समझा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि फोर्स जो कि एक सदिश राशि है, इट इज ma। द्रव्यमान गुणा त्वरण, ma यानी के ओके। बिहार का सवाल है 2001 का, ये सिविल सर्विसेज का सवाल है 97 का। यदि किसी घन की आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। ये मेरे पास एक घन है, घन की जो 6 साइड्स हैं वो सारी बराबर होती हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा इसका, वो होगा a क्यूब, जहाँ पर a जो है इसकी ये लंबाई है, और इसका जो सरफेस एरिया होगा या पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा, देखिए इसका a इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर का जो सरफेस, जो स्क्वायर का जो एरिया होता है a स्क्वायर होता है, तो इसका a स्क्वायर, लेकिन इस तरह के 6 तल हैं इसके, है ना,
6 फेसेस हैं तो इट इज़ 6a²। तो उसने क्या कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, संख्या बराबर है, तो a³ इक्वल टू 6a²। तो a² से a³ a बार कटा तो इसकी साइड जो है 6 आई, तो घन की भुजा की लंबाई होगी 6। सिंपल गणित का सवाल था देखा जाए तो, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एमपी का सवाल है ईयर 2000 का। ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बहुत सिंपल है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बहुत सिंपल चीज है ये। पवन ऊर्जा इनमें से कौन से प्रकार की ऊर्जा है? विंड एनर्जी। उत्तराखंड का सवाल है लोअर सबऑर्डिनेट का 2010 का। देखिए पवन ऊर्जा में जो पवन चक्की होती है वो पवन चक्की तभी चलती है जब हवा चल रही हो, और जब हवा चलती है तो हवा में जो गति है उस गति से जनित गतिज ऊर्जा इस पवन चक्की को चलाती है। तो ऑब्वियसली पवन ऊर्जा जो है सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा। अगर पवन ना चले तो ये चक्की नहीं चलेगी। ओके, तो उसके जो ब्लेड्स हैं वो नहीं घूमेंगे, तो इससे जो ऊर्जा का सवाल ही नहीं उठता। ओके, और पवन ऊर्जा है विद्युत। पवन ऊर्जा जो क्रिएट कर रही है, पवन ऊर्जा क्या कर रही है कि ब्लेड्स को मूव कर रही है, तो वो विद्युत का इसमें कोई रोल नहीं है। विद्युत तो हम उससे बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कन्वर्जन है कि पवन ऊर्जा को हम चेंज कर रहे हैं विद्युत या इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में हम चेंज कर रहे हैं पवन ऊर्जा को। पवन ऊर्जा में जो निहित है, ऐसे लिख देता हूं मैं, जो इसमें गतिज ऊर्जा निहित है उसका दोहन करते हुए इसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। ये तो फिर रिपीट ही है, यूपी का सवाल है, पीसीएस का 2016 का। पवन ऊर्जा में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑब्वियसली गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इधर हीट टू इलेक्ट्रिक, ऊष्मा से विद्युत, इलेक्ट्रिक टू साउंड यानी कि विद्युत से ध्वनि, मास टू हीट यानी कि द्रव्यमान से ऊष्मा, केमिकल टू हीट एंड लाइट यानी कि रासायनिक से ऊष्मा प्रकाश। ये तो एनर्जी के रूप हैं या बदलाव हैं उसके फॉर्म में। और काम क्या है, डिवाइसेस क्या है? कार ब्रेकिंग, कार में ब्रेक लगाना, न्यूक्लियर रिएक्टर, लाउड स्पीकर, सोलर सेल, फ्यूल कंबस्शन। बहुत सरल सवाल है। सबसे पहले इसको समझते हैं, ऊष्मा से विद्युत। इमीडिएटली सोलर सेल, इमीडिएटली कैसे, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सोलर सेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सोलर सेल जो काम करता है वो काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। सॉरी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, जब प्रकाश, एक्चुअली यहाँ पर प्रकाश शब्द होना चाहिए था। जब लाइट किसी धातु पर गिरती है एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रकाश किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी से नीचे का किसी धातु पर गिरेगा तो उसके फोटोन कुछ काम नहीं करेंगे, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे धातु से। तो एक निश्चित आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी का प्रकाश जब किसी धातु पर गिरता है, और ये हर धातु के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तो वो धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ना शुरू करती है। जब फोटोन उससे टकराते हैं उस लाइट में, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, है ना, तो फोटोन जब उससे टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को धातु में से रिलीज करते हैं और बिजली, इलेक्ट्रॉन्स का बहना मतलब बिजली बनना, है ना। ये आपको ज़रूर याद रख लेना चाहिए GS1 प्रीलिम्स के लिए कि प्रकाश के लिए एक न्यूनतम, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो न्यूनतम फ्रीक्वेंसी है जिस आवृत्ति का या फ्रीक्वेंसी का प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में सक्षम होता है, यदि आवृत्ति उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली सोलर सेल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो इवेंट थी, इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का था ये आइडिया। 1921 का नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। ओके, और चूंकि बात चल रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आइंस्टीन ने दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2005 में, 1905 में, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1916 में। उन दोनों डिस्कवरीज के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो नोबेल प्राइज आइंस्टीन को सिर्फ एक के लिए मिला और वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो A इज 4। ओके, सो इट इज इमीडिएटली दिस। सो B इज 3। इलेक्ट्रिक टू साउंड, लाउड स्पीकर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ध्वनि को पहले हम
इलेक्ट्रिक पल्सेस में चेंज करते हैं और बाद में फिर जब वो लाउड स्पीकर में जाती है तो फिर से ध्वनि में चेंज होती है। तो बिल्कुल ठीक है, ओके। C2 मास टू हीट परमाणु रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। सो आइंस्टीन ने एनर्जी कंजर्वेशन का रूल दिया और इस रूल के अनुसार जो एनर्जी की मात्रा है वो है डेल्टा mc²। तो ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा रहा हूँगा। सो द आंसर इज, अगर हम इसकी बात करें तो ये डेल्टा m जो है वो मास डिफरेंस कहलाता है। सो इससे हो गया ये मास डिफरेंस। मैं आपको थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, नहीं तो आप मुझे लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जब कोई एटम टूटता है तो एटम में टूटने से पहले का एटॉमिक मास और टूटने के बाद उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट बने हैं उनका टोटल एटॉमिक मास, इन दोनों में अंतर आता है। तो उस अंतर को हम डेल्टा m लिखते हैं, ओके। और इस अंतर को प्रकाश के वेग c, इस प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इनसे गुणा करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। और ऑब्वियसली इट्स ए वेरी ह्यूज क्वांटिटी, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो इट्स ए वेरी ह्यूज क्वांटिटी, ओके। और ये हो गया C2, हो गया D5 रासायनिक से केमिकल एनर्जी से हीट एंड लाइट। ऑब्वियसली फ्यूल कंबशन, जब फ्यूल जलता है तो उससे ऊष्मा भी मिलती है, लकड़ी के जलने से ऊष्मा भी मिलती है या कोयले के जलने से, और प्रकाश भी होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जो मैं आपको आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा। जो उसका पहला नियम है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जड़ता का नियम। थोड़ा सा आपको यहाँ ये लॉ ऑफ इनर्शिया में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने लिख रखा है आपके लिए। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का 2019 का है और ये वाला क्वेश्चन यूपी का था 2002 का। इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि जो जड़ता का नियम है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या वो सीधी रेखा में, बात सीधी रेखा की हो रही है, सर्कुलर की नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिए। सीधी रेखा में स्थिर गति से, यानी कि अगर अंडर एक्सेलरेशन है या त्वरणाधीन है उसकी बात भी नहीं हो रही है। सीधी रेखा में या तो वो वस्तु रुकी हुई है या सीधी रेखा में स्थिर गति से चल रही है, तो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या स्थिर गति से सीधी रेखा में चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक उस पर एक असंतुलित, अनबैलेंस्ड फोर्स, ये मैं आपको समझाऊंगा जल्दी, असंतुलित बल ना लगा दिया जाए। तो ये जो वस्तु की स्थिर अवस्था में रहने की प्रवृत्ति, अगर वो स्थिर है तो, या वो स्थिर गति से सीधी रेखा में चल रही है तो स्थिर रेखा से सीधी रेखा में चलते रहने की प्रवृत्ति जड़ता कहलाती है। तो जड़ता का मतलब यही नहीं कि वो जड़ है, मतलब रुकी हुई है। अगर वो स्थिर गति से सीधी रेखा में चल रही है तो भी वो जड़ है, ओके। तो ये हमेशा उसी स्थिति में रहना चाहती है जब तक उस पर एक बाह्य बल ना लगाया जाए। और ये बाह्य बल कौन सा बल है? असंतुलित बल है, संतुलित नहीं, ओके। सो इसको हम बोलते हैं न्यूटन का गति का पहला नियम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ, जब बात चली रही है कि हम सीधी रेखा की और स्थिर गति की बात ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही वस्तु सर्कुलर पाथ में आएगी तो सर्कुलर पाथ में आने के कारण इसका जो वेग है, अब यहाँ पर वेग की बात होगी क्योंकि हर मोमेंट इसका डायरेक्शन बदल रहा है। जब ये पॉइंट इस जगह पर है तो इसका डायरेक्शन ये है, जब ये पॉइंट ये इस जगह पर है तो इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पर ये है। अब बिल्कुल आप कल्पना करें कि आप रस्सी घुमा रहे हैं और रस्सी को अगर आप छोड़ दें तो आप जहाँ से छोड़ेंगे उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में रस्सी चली जाएगी। अर्थात जब वस्तु सर्कुलर वे में होती है, वर्तुलाकार होती है, तो हर मोमेंट उसका वेग बदल रहा होता है। गति सेम रहती है लेकिन वेग इसलिए बदलता है क्यों? क्योंकि वेग में दिशा है, और वेग परिवर्तन हो का मतलब है उसका त्वरणाधीन होना, त्वरणाधीन होना, जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ जल्दी, ओके। तो इसीलिए इस नियम में हमको वस्तु को स्थिर गति में और सीधी रेखा में ही रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही रेलगाड़ी चलना शुरू करती है, अंदर बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। बड़ा सिंपल सा कारण यह है कि जब रेलगाड़ी ने चलना शुरू नहीं किया था तो रेलगाड़ी और जो व्यक्ति है वो दोनों जड़ता की अवस्था में थे, ठीक है। जब रेल चलती है तो जो आदमी के शरीर का निचला हिस्सा है वो ट्रेन के साथ चलना शुरू करता है, लेकिन जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो उसका विरोध करता है, और विरोध करने के कारण वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो एक्चुअली इसका आंसर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अर्थात शरीर का ऊपरी हिस्सा
अपनी उसी स्थिरावस्था में रहना चाहता है जो ट्रेन के चलने से पहले जिस अवस्था में था, और चलने का विरोध करता है। ओके, तो इसका आंसर है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये यूपी का सवाल है 2010 का। सिविल सर्विसेज का सवाल है 2000 ईयर का। पूरी तरह से घर्षण रहित सतह पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाकर खुद को प्रोपेल कर सकता है। मैन स्टैंडिंग ऑन ए कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन प्रोपेल हिमसेल्फ बाय व्हिस्लिंग। न्यूटन का तीसरा नियम लगा हुआ है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो उसने जब विसिल बजाई तो उसने अगर आगे को फूंक मारी तो वो पीछे को चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक घर्षण रहित फ्लोर पर है। तो यहाँ पर बात हो रही है न्यूटन के थर्ड लॉ की, मतलब न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यदि कोई बाहरी बल किसी सिस्टम पर कार्य नहीं करता है तो इसकी गति नहीं बदल सकती है। ये पहला नियम है, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ऑब्वियसली ये इसका कारक नहीं है। अगर यहाँ पर तीसरा नियम लगा होता तब बिल्कुल सही था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर इसकी जगह रीजन में थर्ड लॉ को मेंशन किया गया होता, तीसरे नियम को मेंशन किया गया होता, तब बिल्कुल ए आंसर हो सकता था। लेकिन ये फर्स्ट लॉ है, ये जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट लॉ है, ये जो प्रयोग है ये थर्ड लॉ का है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक क्रिया की एक इक्वल एंड अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। ओके, सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना मुश्किल है क्योंकि ये यूपी का सवाल है 1994 का। तो ये सरल सवाल है वैसे तो, फ्रिक्शन नहीं होता या बहुत कम होता है। तो मैं जब आपको फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रिक्शन कितना ज़रूरी है आम जिंदगी के लिए। ओके, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपकी कार, आपकी स्कूटी, आपका स्कूटर कुछ नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते। ओके, तो आंसर है इसका डी। स्टेटमेंट है इन स्टार्टिंग ए लोडेड कार्ट, एक भरी हुई गाड़ी है, उसको वन हैज टू पुश हार्डर देन टू कीप इट मूविंग। उसको चलाना जारी रखने के लिए, चलना जारी रखने के लिए उसको चलाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उस प्रारंभ करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और ये नीचे 4 निष्कर्ष दिए हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। जो फ्रिक्शन होता है ये 2 तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी वस्तु की स्थिर अवस्था पे लगता है। ये वही क्वेश्चन है कि अगर कार खड़ी हुई है और हम उसको धक्का दें तो उसको आगे पुश करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर एक बार कार चल गई धक्का देने पर तो फिर उसको कम धक्के में भी वो आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो उसको जो चीज़ आगे बढ़ने से रोकती है जब वो रुकी हुई है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है डायनामिक फ्रिक्शन के या काइनेटिक फ्रिक्शन के, एक ही बात है। ठीक, तो ये बिल्कुल ठीक है कथन। अब इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि हाँ, ये दिस इज द आंसर। जब वस्तु चलना प्रारंभ करती है देयर इज लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम इसलिए है क्योंकि ये वाला जो फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन, ये कम होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, यानी कि 82वें क्वेश्चन पे जाने से पहले, ये 81 हमने कर लिया, एक मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ, और वो है संवेग संरक्षण और संवेग संरक्षण का नियम। संवेग अभी आपने कुछ क्वेश्चंस पहले समझा था, और संवेग क्या था? संवेग था P बराबर mv, यानी कि वस्तु की वेलोसिटी और वस्तु के द्रव्यमान की गुणा संवेग बताती है। अब संवेग संरक्षण समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 पिंड हैं, 2 वस्तुएं हैं और वो टकराती हैं। तो संवेग संरक्षण या संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोलिजन यानी कि टकराने से पहले जो सिस्टम है, सिस्टम में 2 चीज़ें हैं, एक पिंड A है, ये ऐसे आ रहा है, और एक पिंड या तो ऐसे जा रहा है या इससे तेज रफ्तार से ऐसे आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, ये पिंड B है। ओके, ये सिस्टम है। इस सिस्टम में 2 पिंड हैं, सो दिस इज ए सिस्टम। ठीक, अब सिस्टम में टकराने से पूर्व, यानी कि बिफोर कोलिजन,
बिफोर कोलिजन क्या, मोमेंटम बराबर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम सिस्टम का बराबर होता है टकराने के बाद पूरे सिस्टम का संवेग या मोमेंटम। मैं समझाता हूं। टकराने से पहले सपोज दोनों की जो वेलोसिटी थी, जो दो पार्टिकल मूव कर रहे थे, ए की वेलोसिटी थी ua और बी की वेलोसिटी थी ub। टकराने से पहले ये, और टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई va vb। तो टकराने से पहले जो संवेग था सिस्टम का वो था ma पिंड ए का मास है, mb और इनका सम। तो ये सिस्टम का टकराने से पहले संवेग हो गया। टकराने के बाद ma प्लस mb, ये टकराने के बाद हो गया। तो ये बराबर होता है, सिंपल, टकराने से पहले सिस्टम का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद सिस्टम का कुल संवेग। पॉइंट इसके लिए। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी स्थिर नाव से, यानी कि ये नाव है, इससे ऐसे कूदा 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। नाव पीछे की ओर, ये नाव इधर की ओर स्थिर थी पहले, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, पीछे की ओर 0.5 मीटर की स्पीड से पीछे जाती है। आदमी की तुलना में नाव का द्रव्यमान कितने गुना अधिक है। सिंपल, देखिए ये m आदमी, m से मैन लिख दिया मैंने, और ये नाव, इसका जो वजन है वो है mb। ओके, पहले मतलब जब आदमी कूदा नहीं था तो आदमी नाव पर था, नाव रुकी हुई थी। आदमी नाव पर था, नाव रुकी हुई थी, अर्थात दोनों की वेलोसिटी 0 थी। तो जो संवेग था वो दिस गुणा दिस प्लस दिस गुणा दिस वॉज इक्वल टू 0। बाद में आदमी की वेलोसिटी हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड और नाव की वेलोसिटी हो गई 0.5 मीटर प्रति सेकंड। अब ये हो गया 5 गुणा m, 5 mv होता है तो 5 गुणा mm प्लस 0.5 mb, ये बराबर इसके कूदने से पहले का संवेग। ठीक, यानी कि 5 mm इक्वल टू 0.5 mb। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है, एक चीज़ और भी याद रखनी है, वो ये कि ये जो द्रव्यमान, ये जो नाव है ये पीछे की ओर चली गई, अर्थात आदमी ऐसे कूदा, नाव ऐसे गई, तो आदमी की गति की डायरेक्शन ये है, तो नाव की गति की डायरेक्शन ये हुई, तो नाव की गति की डायरेक्शन माइनस में ली जाएगी। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हमें क्या निकालना है, आदमी की तुलना में नाव का द्रव्यमान। तो नाव का द्रव्यमान आदमी की तुलना में कितना अधिक है, तो हमको निकालना है mb अपॉन mm। तो mb बराबर mm इक्वल टू 5 अपॉन 0.5 बराबर 10। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और ये क्वेश्चन जो है सिविल सर्विसेज 94 का है। ओके, एक ट्रक, कार और मोटरसाइकिल में समान गतिज ऊर्जा है। ट्रक, एक कार एंड मोटरसाइकिल है इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि इनको रुकने के लिए इक्वल वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि रुक रहे हैं ना, तो रुकने के लिए इनको समान काम करना पड़ रहा है। अब कार्य बराबर होता है F इंटू डी, अर्थात बल गुणा विस्थापन।
ओके, तो क्योंकि समान बल लग रहा है तीनों में, तो हमने समान बल माना F, अर्थात ये कार, ये ये ट्रक, ये कार और ये मोटरसाइकिल। ओके, इसने भी F बल लगाया, इसने भी F बल लगाया, इसने भी F बल लगाया, और कितनी दूरी तय की, XYZ। इसने X दूरी तय की तो ये इसका काम हो गया, इसने Y दूरी की तय की तो ये इसने इतना काम किया, चूंकि काम बराबर बल गुणा विस्थापन या दूरी, इसने इतना काम किया। ओके, लेकिन ये तीनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर होने से F F F कट गए, तो X बराबर Y बराबर Z। सिविल सर्विसेज 96 का सवाल है, मैं एक रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि उन्होंने कहा है कि तीनों में समान गतिज ऊर्जा है और तीनों रुकने के लिए समान बल को लागू कर रहे हैं। जब तीनों में समान गतिज ऊर्जा है तो रुकने के लिए तीनों को समान बराबर क्वांटिटी का काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा बराबर कार्य होता है, लेकिन कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी या बल गुणा विस्थापन। तीनों में बल बराबर है, F F F। एक x दूरी चलता है, दूसरा y दूरी चलता है, तीसरा z दूरी चलता है, तो F डॉट x पहले की ऊर्जा मतलब ट्रक की, F डॉट y कार की ऊर्जा और F डॉट z मोटरसाइकिल की ऊर्जा। F F F कैंसिल हो गए सब बराबर साइन होने के कारण, x बराबर y बराबर z। ओके, समान द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। यूपी का सवाल है 2017 का। तो समान द्रव्यमान है तो हाफ m v1 स्क्वायर, चूंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, जहां पर m जो है वो द्रव्यमान है और v जो है वो वेग है। ओके, तो हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर, नहीं अनुपात बराबर 4:9। तो हाफ m से हाफ m कट गया, सो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर बराबर 4/9 बराबर 2/3 का वर्ग, अर्थात v1 बराबर 2, v2 बराबर 3, तो 2:3 का रेशियो है, v1 अपॉन v2 बराबर 2/3। ओके, आंसर करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी। एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। अभी पीछे भी इस तरह का एक सवाल किया है, तो 36 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और एक घंटे में 3600 सेकंड, 60 गुणा 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो ये 2 0 कट गए, 36 एकम 36, सो इट इज 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किए हैं मैकेनिक्स के, और अभी मैकेनिक्स कंटिन्यूड रहेगी। ओके, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स और GS3 में और जो कुछ भी एनवायरनमेंट वगैरह, इन सबको हम समझेंगे MCQs के माध्यम से, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।